Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss the resolution of a vector. वैसे तो आज के लेक्चर में हम साइन रूल, कोसाइन रूल एंड लामीज थ्योरम पढ़ने वाले थे, बट फ्रेंड्स हम ये टॉपिक्स तब डिस्कस करेंगे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। वैसे तो फ्रेंड्स हमने कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हुआ है कि जब दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में दिए हों तो उनको कैसे ऐड करते हैं, और हमने देखा कि जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो उनको ऐड करके हम एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं। तो इसका मतलब कई सारे वेक्टर्स को ऐड करके अगर एक सिंगल वेक्टर बनाया जा सकता है तो एक वेक्टर को उसी तरीके से कई सारे वेक्टर्स के फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट किया जा सकता है या ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जो ब्रेक करने का प्रोसेस है, यानी एक वेक्टर को एक से ज़्यादा पार्ट्स में या एक से ज़्यादा वेक्टर के फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट करने के प्रोसेस को ही या ब्रेक करने के प्रोसेस को ही या रिजॉल्व करने के प्रोसेस को ही हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। The process of splitting a single vector into two or more vectors in different directions which together produce the same effect as is produced by single vector alone is called resolution of vector। कहने का मतलब अगर हम एक वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी दिए हुए वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट करने के या ब्रेक करने के प्रोसेस को ही हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जिनके टर्म में या जिनके फॉर्म में हम दिए हुए वेक्टर को स्प्लिट करते हैं उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स। वो वेक्टर्स उस सिंगल वेक्टर के कंपोनेंट माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन अ प्लेन। अगर हम वेक्टर्स का कंपोनेंट निकालते किधर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और कार्टेशियन कंपोनेंट्स। अगर किसी दिए हुए सिंगल वेक्टर का कंपोनेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग निकाला जाता है तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या कार्टेशियन कंपोनेंट बोलते हैं। In fact, resolution of vector is just opposite to the composition or addition of the vector। Actual में जो resolution of vector है वो composition of vectors का just उल्टा है। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, A वेक्टर एंड B वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर को अगर हमने क्या किया, कंबाइन किया या ऐड किया तो हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर मिलता है। तो इसका उल्टा हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आर वेक्टर को रिजॉल्व किया जाए दो कंपोनेंट्स में तो एक कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में दूसरा बी के डायरेक्शन में मिलेगा, तो ए और बी, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स माने जाएंगे। तो कंपोजिशन रेजोल्यूशन का उल्टा है एंड रेजोल्यूशन कंपोजिशन का उल्टा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने से अगर आर वेक्टर मिलता है तो आर वेक्टर को स्प्लिट करने से हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलेगा, इसलिए हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स हम पहला केस देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए गिवन वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शंस। हमको हमको एक वेक्टर को क्या करना है, दो वेक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व करना है जो कि क्या है, अलग अलग डायरेक्शंस में या उनके बीच कुछ सर्टेन एंगल है। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, यहाँ पे क्या है कुछ भी एंगल हो सकता है, 30, 40, 35, 27, कुछ भी एंगल पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि रिजॉल्व आर वेक्टर अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे हमको आर वेक्टर दिया गया है और हमको ए वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि अगर हम आर वेक्टर को ए वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो हमको डायरेक्शन बताया गया है कि ए के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, बट जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर हो। दूसरा, आर वेक्टर को हमको बी वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है तो जरूरी नहीं है कि वो जो दूसरा कंपोनेंट मिले उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो। बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है।
तो हमको डायरेक्शन खाली बताया गया है, यहाँ पे हमको ये नहीं बताया गया कि इनके बराबर मैग्नीट्यूड में हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए हम पहले करेंगे क्या, हम पहले आर वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे जिस भी डायरेक्शन में हमको आर वेक्टर दिया हुआ है। तो ये हो गया आर वेक्टर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हेड टेल का पॉइंट भी मेंशन कर दिया, ये ओ क्यू है। सपोज ओ क्यू वेक्टर आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम करेंगे क्या, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर के डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट ओ, और दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे क्यू से जो कि बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा या बी के अलोंग होगा। और यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको हमने पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले एक लाइन यहां से हमने ड्रॉ किया और दूसरा लाइन यहां से ड्रॉ किया, और ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको हमने पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ओपी को डायरेक्शन देंगे, किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हेड लगाएंगे तो हमको ओपी वेक्टर को डायरेक्शन मिल जाएगा। और एक डायरेक्शन हम इसको भी देंगे, पी क्यू को डायरेक्शन देंगे तो ये पी क्यू वेक्टर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हेड हमको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्यू पे लगाना पड़ेगा। तो ये बी वेक्टर के डायरेक्शन में हमने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया, पी क्यू वेक्टर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ओपी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर नहीं है, उसका लेंथ ए के बराबर नहीं है। वैसे ही पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड या लेंथ है वो बी वेक्टर के बराबर नहीं है। तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम। क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर इसका कुछ स्केलर मल्टीपल हो सकता है, ये वेक्टर इसका कुछ स्केलर मल्टीपल हो सकता है। तो हमने क्या अज्यूम किया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर इज एम ए वेक्टर। एंड हमने दूसरा क्या ले लिया, हमने पी क्यू वेक्टर को क्या ले लिया, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एन बी वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या मिल गया हमको, एम ए वेक्टर मिल गया, एंड ये क्या मिल गया हमको, एन बी वेक्टर मिल गया, क्योंकि बी के ही डायरेक्शन में है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर के बराबर नहीं है, और ना ही इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वेयर m and n are positive real numbers, positive real numbers। तो इसका मतलब ये जो ma है वो r वेक्टर का एक कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, a वेक्टर के डायरेक्शन में। nb क्या है, r वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, b वेक्टर के डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ma वेक्टर and nb vectors are components of r vector along the directions of a vector and b vector respectively। तो अगर इसका मतलब ये और ये इसके कंपोनेंट है, और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों सेम ऑर्डर में, ओपी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर सेम ऑर्डर में, और जबकि आर वेक्टर क्या अपोजिट ऑर्डर में है। तो इन दोनों को वापस जब कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमने आर को क्या किया, इन दो पार्ट में रिजोल्व किया, और जब वापस ऐड करेंगे तो ये हमको आर वेक्टर मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर के फॉर्म में। और अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने एनालिटिकल मेथड में वेक्टर एडिशन का रूल पढ़ा हुआ है, उसमें हमने फॉर्मूला डिराइव किया, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दिया, सपोज इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2mn ए बी कॉस थीटा मिलेगा। ये हमको फॉर्मूला मिल जाएगा मैग्नीट्यूड का। और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने tan अल्फा बराबर क्या निकाला है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो a की जगह अपने को ma रखना है और b की जगह nb रखना है, और आपको वहाँ से डायरेक्शन का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये तो हमने क्या किया, ट्राइंगल के दो साइड्स के अलॉन्ग रिजॉल्व किया है। हम चाहे तो दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें करना क्या है अपने को, सीधे सीधे हम आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में दिया गया है उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये आर वेक्टर हो गया। हमने क्या किया, सेम तरीके से यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया, इसका टेल ओ पॉइंट पे है और हेड कहाँ पे है, क्यू पॉइंट पे है।
और हम करेंगे क्या, ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे ही बी वेक्टर के डायरेक्शन में हम दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेम पॉइंट से इधर साइड में। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जाके इस वाले लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्शन दे दिया, ये क्या हो गया, P हो गया और इसको हमने S कंसीडर कर लिया। अब सेम बात है यहाँ पे, OP भी क्या होगा, A के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, MA वेक्टर, यानी M टाइम्स ऑफ A वेक्टर हो सकता है M की वैल्यू हाफ हो सकता है डबल हो, या हो सकता है 1 भी हो। वैसे ही ये जो हमने OS वेक्टर निकाला है यहाँ पे भी हम डायरेक्शन दे देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये NB वेक्टर हो जाएगा। तो चाहे आप ट्रायंगल के साइड के अलॉन्ग रिजॉल्व करो या पैरेललोग्राम साइड के अलॉन्ग रिजॉल्व करो, इसको हमने x अज्यूम कर लिया, इसको y अज्यूम कर लिया। सपोज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नहीं है ये, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, ये x है और ये y के अलॉन्ग है ना, OX और OY के अलॉन्ग। तो यहाँ से भी अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, MA वेक्टर प्लस क्या मिल जाएगा, NB वेक्टर मिल जाएगा, दोनों तरीके से। सो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, ये आपको याद रखना, ये किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 25, 27, 37, 45, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री विल बी अ स्पेशल केस, यानी वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका था जिसमें हम किसी दिए हुए वेक्टर को किसी दो अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल, यानी वो जो दो कंपोनेंट्स जिनमें हम रिजॉल्व कर रहे हैं उनके बीच का एंगल 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम सेकेंड क्या डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है। When a vector is splitted into two vectors which are at right angles to each other, then the component of vectors are called rectangular components। अगर हम किसी दिए हुए वेक्टर को दो ऐसे कंपोनेंट में या दो ऐसे वेक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं जिनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ऐसे दो कंपोनेंट्स को या ऐसे दो वेक्टर्स को हम दिए हुए वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x और y एक्सिस के अलॉन्ग या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि हमने क्या किया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है और इसमें हमने एक वेक्टर लिया a वेक्टर विच इज गिवन बाय OP वेक्टर। OP वेक्टर को हमने a वेक्टर से या a वेक्टर को OP वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब हमको क्या करना है, इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, किसके अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो इसका जो भी कंपोनेंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट बोलेंगे। तो हमने किया क्या, एक्चुअल में कार्टेशियन कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, ये दिए हुए वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है किसके अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। अगर हमने a वेक्टर का कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट किया तो उस कंपोनेंट को बोलेंगे हम x कंपोनेंट, और अगर y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट किया तो उसको हम बोलेंगे y कंपोनेंट। तो हमने किया क्या, a वेक्टर का प्रोजेक्शन या a वेक्टर का कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करने के लिए हमने पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे और पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y एक्सिस पे। सपोज ये परपेंडिकुलर x एक्सिस को पॉइंट M पे और y एक्सिस को पॉइंट N पे कट करता है, तो हमने क्या लिया, OM वेक्टर को हमने AX वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ON वेक्टर को AY वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, एरो हेड दे दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि OM वेक्टर बराबर AX वेक्टर विच इज x कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर, ON वेक्टर बराबर AY वेक्टर विच इज y कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। तो अगर ये ON AY वेक्टर के बराबर है तो ये आपका MP भी क्या हो जाएगा, ये MP भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो AY वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखें तो ये AX वेक्टर AY वेक्टर सेम ऑर्डर में है, जबकि A वेक्टर के अपोजिट ऑर्डर में। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OP वेक्टर बराबर OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। देयरफॉर OP वेक्टर क्या है, ये तो A वेक्टर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं A वेक्टर बराबर AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया। अब फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, इनको हम
यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज गिवन बाय जे कैप। और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन भी आपको बताया हुआ है कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और मैथमेटिकली हम यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली अ यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर हमको आई कैप को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आई कैप बराबर क्या होता है, सिंस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस यानी ए एक्स वेक्टर अपॉन इसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा यानी ए एक्स हो जाएगा। तो ए एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालना यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही हम जे कैप के बारे में लिख सकते हैं, जे कैप इज इक्वल टू व्हाट, ए वाई वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, ए वाई। देयरफॉर ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए वाई जे कैप। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर वी गेट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हमको मिल जाएगा ए वेक्टर की वैल्यू यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अब हमको करना क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में ए वेक्टर का कंपोनेंट एंगल के फॉर्म में भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कंपोनेंट देखो, अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये ए एक्स क्या होगा, ए से छोटा होगा, ए वाई भी क्या होगा, ए से छोटा होगा, बिकॉज बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स इज लेस देन ए, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा या वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर इज लेस देन वेक्टर ए, एंड ए वाई भी क्या होगा, ए वाई इज ऑल्सो लेस देन वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए से छोटा होगा। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। नाउ लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सपोज हमने ये अज्यूम किया कि ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब आप जो ट्राइंगल देख रहे हो ओ एम पी, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ एम पी क्या हो जाएगा, थीटा के सामने साइड ऑपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम अगर हमको एक्स निकालना है तो हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि साइड्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस विच इज़ ए। तो कॉस थीटा हमको ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स क्या मिल जाएगा, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो हमको ए का एक्स कंपोनेंट क्या मिल गया, ए कॉस थीटा मिल गया, ये आपको याद रखना है। एंड अपने को क्या निकालना है, ए वाई निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट क्या है, ए वाई है, हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, ए। देयरफॉर ए वाई इज इक्वल टू व्हाट, इट इज ए साइन थीटा। तो अपने को ए वाई भी मिल गया। ऑलराइट, इतना हम लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमको चाहिए क्या, हमको रिजल्टेंट वेक्टर का, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। अब इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड डायरेक्शन निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये 1 हमने, ये 2 अज्यूम किया, ये 3 अज्यूम किया, दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका क्या है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल में ये क्या है, थीटा के सामने अपोजिट साइड ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप चाहो तो रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो सीधे सीधे आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एंड देयरफॉर ए बराबर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। राइट, या आप चाहो तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, इससे भी आपको मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1।
तो आपको ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मिलेगा, तो ए क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। या आप पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस से। तो आप करो क्या, आप इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, इट इज tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स एंड देयरफॉर we can write theta is equal to tan inverse y by x। तो ये अपने को डायरेक्शन मिल गया। So now friends we are going to discuss a very important point. What is that point? If a vector is shifted parallel to itself, there is no effect on its component. अगर एक वेक्टर को हम उसके पैरेलली हम क्या करते हैं, उसी क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देते हैं, यानी ओरिजिन की बजाय उठा के हम किसी और पॉइंट पे रख देंगे। ओ की बजाय हमने यहाँ पे किसी और पॉइंट पे रख दिया, सपोज ओ डैश पे रख दिया। ये सब क्या है, ओ डैश है। अगर हमने ओ की बजाय ओ डैश पे शिफ्ट कर दिया तो इस ए वेक्टर के कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपोनेंट विल बी सेम। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन से सेम एंगल बना रहा है तो जैसे यहाँ पे हमने 4 केसेस ले लिए। ये पहला केस है कि अगर वेक्टर को हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट किया, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा था, हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया इसको ओ डैश पे। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये डॉटेड लाइन से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट किया है, इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका 2 कंपोनेंट मिलेगा। पहला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा होगा एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा होगा। तो ये क्वाड्रेंट पे भी सेम कंपोनेंट मिलेगा, ए साइन थीटा, इतना पार्ट ए साइन थीटा होगा, इतना पार्ट ए कॉस थीटा होगा, ये भी ए कॉस थीटा, ये भी ए कॉस। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब फ्रेंड्स ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स क्या होगा, ए एक्स इज ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ए साइन थीटा है, तो ए वाई की जगह ए साइन थीटा जे कैप लिख देंगे। अब अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इस वेक्टर का, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर अपॉन इसका मॉड लिख लेंगे यानी मैग्नीट्यूड। तो हम करेंगे क्या, ये मॉड है हमको दिया हुआ, इसको ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, ए वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली कॉस थीटा बचेगा तो लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अब हम बात करते हैं अगर ये हमारा ए वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होता और ओरिजिन पे ना होके किसी और पॉइंट पे होता, ओ डैश पे होता, थोड़ा शिफ्ट कर दिया इसको, तो भी क्या होता है, इसका कंपोनेंट सेम ही होता। यहाँ पे भी क्या मिलता हमको, ए कॉस थीटा मिलता, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो या यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ए साइन थीटा होगा या ये भी ए साइन थीटा होगा और ये भी ए कॉस थीटा होगा, यहाँ पे भी हम ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर ये लाइन क्या कर रहा है, इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा, ए साइन थीटा मिलेगा, इसलिए इसको भी ए साइन थीटा लिख दिया, इसको भी ए साइन। जो एक्स एक्सिस से बना रहा है वही इस लाइन से इसका कंपोनेंट है, जो वाई एक्सिस से जो कंपोनेंट है वही इस लाइन से भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा अगर हम उसका डायरेक्शन लेंगे तो माइनस आएगा, और ये तो क्या ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आई कैप, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो सेकंड वेक्टर होगा वो किधर डायरेक्टेड होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो आई कैप इस केस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, इधर साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए माइनस साइन ले लिया। बट जो जे कैप है वो ऑलरेडी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखा, माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो जाएगा। अब ए एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इट इज़ ए कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा और यहाँ पे प्लस ए साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, ए से डिवाइड कर देना, दोनों में से ए कट हो जाएगा। तो ए कैप क्या मिलेगा सेकंड केस में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमको मिल जाएगा ए कैप इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप मिल जाएगा।
अब बात करते हैं, अगर ए वेक्टर को हमने थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया है तो आपको पता है कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ए एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। आप देख सकते हो तो कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा। इस केस में यूनिट वेक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, ये नीचे साइड में है तो नीचे साइड में माइनस जे कैप होगा, और ये नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस आई कैप होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई को हम क्या लेंगे, माइनस आई लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए एक्स आई कैप, और जे कैप क्या है नीचे साइड में नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस ए वाई जे कैप हो जाएगा। तो हम ए एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए कॉस थीटा माइनस साइन एज इट इज, आई कैप हो जाएगा माइनस ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा इंटू जे कैप हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ए से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो यहाँ पे भी ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप, और यहाँ पे बचेगा माइनस साइन थीटा जे कैप। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आई कैप होगा वो तो पॉजिटिव होगा, बट जे कैप क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डाउन जो सेकेंड कॉम्पोनेंट आएगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट ये जो ए वाई जे कैप आएगा वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जे कैप किधर साइड में, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप क्या होता है, नेगेटिव ही होगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो अगेन क्या करेंगे, हम ए से डिवाइड कर देंगे इस ए वेक्टर को, तो ये सब पूरा ए से डिवाइड हो जाएगा, ए यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी, तो ए कैप बराबर क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है या पहला नोट है कि अगर एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपको याद रखना है। यानी ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा रहेगा, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा रहेगा, बट अगर हम डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में तो साइन पे फर्क पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं हमारा सेकेंड नोट क्या है, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन अ प्लेन अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स और कंपोनेंट वेक्टर्स एट डिफरेंट एंगल्स। अगर मैं बात करता हूँ कि ये वेक्टर आर है और इसका एक प्लेन के अंदर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो हमको एक कंपोनेंट इस एंगल पे मिलेगा, थीटा 1 पे मिलेगा, एक पेयर ऑफ कंपोनेंट, ये थीटा 1 पे, ऐसे ही थीटा 2 पे निकाल सकते हैं 2 कंपोनेंट, ऐसे ही थीटा 3 पे निकाल सकते हैं 3 कंपोनेंट, ऐसे करके हम अलग अलग एंगल्स पे, ये थीटा 1 हो गया और ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया, अलग अलग एंगल्स पे हम अलग अलग पेयर्स ऑफ एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनका नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऐसा नहीं है फिक्स है कि 2 या 3 पेयर मिलेंगे, इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स मिलेंगे एट द डिफरेंट एंगल्स। या हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक वेक्टर का 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट इनफाइनाइट मिलेगा जो कि अलग अलग एंगल्स होगा किसी एक प्लेन में। तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है अ वेक्टर कैन हैव ओनली 1 पेयर ऑफ कंपोनेंट्स एट अ फिक्स्ड एंगल। किसी फिक्स्ड एंगल पे अगर सपोज हम ये बात करते हैं, ये आर वेक्टर है और इसका थीटा 1 एंगल पे या थीटा एंगल पे हमको एक कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो एक पेयर ऑफ कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ये सपोज एक पेयर ऑफ कंपोनेंट है, ये हमने ले लिया r1 वेक्टर और ये r2 वेक्टर, ये एक पेयर ऑफ कंपोनेंट है और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अब ऐसा नहीं है कि थीटा एंगल पे इसके अलावा भी और कोई कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, एक ही पेयर बनेगा और ये यूनिक रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर टेकन एज पर आवर कन्वीनियंस। जरूरी नहीं है कि हम एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही हम क्या करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले, हम किसी भी डायरेक्शन में एक्स और वाई कंपोनेंट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और वो स्ट्रिंग यहाँ पे क्लैम्प था और बीच में हमने क्या किया, कोई वेट सस्पेंड कर दिया, तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पे वेट सस्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये टेंशन है T1, यहाँ पे T2 है। अब ये T1 को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक तो x कंपोनेंट मिलेगा, एक y कंपोनेंट। इस केस में हमको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है। सपोज ये थीटा एंगल पे है तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, T1 cos थीटा मिल जाएगा और ये T1 sin थीटा मिल जाएगा। यहाँ पे तो हमने क्या किया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसको हमने क्या किया, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंसीडर किया। बट ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली हो, वो डिपेंड करता है कि हमको वेक्टर जो दिया हुआ है वो किस डायरेक्शन में दिया है और किस प्लेन में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक, सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक का वेट किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में mg, या हमने इसको w ले लिया इस तरीके से। सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है। अब हमको क्या करना है, ये w को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे, एक तो कंपोनेंट रहेगा हमारा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इधर एक कंपोनेंट तो इधर रहेगा, और दूसरा कंपोनेंट किधर होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल था वो इस केस में नहीं है। इस केस में क्या हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर एंड प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, ये थीटा हो जाएगा, और ये मिलेगा w cos थीटा, एंड ये मिल जाएगा अपने को w sin थीटा। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में लेना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और उस वेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ऑलरेडी वो वेक्टर क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है या वर्टिकली अपवर्ड्स, तो हम फिर x और y कंपोनेंट में नहीं तब हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि वो फोर्स को हमको किस प्लेन में फाइंड आउट करना है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर एंड इसके पैरेलल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। इवन दो दीज टू वेक्टर्स आर, ये दो कंपोनेंट्स अभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट ये ऐसा वर्टिकल x और y एक्सिस के लॉन्ग इनको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है।